नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल गुरुवचन इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हमने जैसा कि आप लोगों को बता रखा था कि क्लास 10 वालों का जो 4 तारीख के लिए साइंस का पेपर है, उसके अंतर्गत हमने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक श्रृंखला रखी थी। तो उसमें मुझे ऐसा लगा था कुछ चैप्टर भी बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या है, हमारा पहला चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, हमने न्यूमेरिकल्स भी लगा लिए। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, हमारा कक्षा 10 का साइंस का चैप्टर 2 होने वाला है। ठीक है, चैप्टर 2 को हम पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे और एक एक चीज के लिए बारीकियों से समझेंगे। चैप्टर है हमारा मानव नेत्र तथा इंद्रधनुष। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग इस चैप्टर के लिए। तो आप लोग सबसे पहले टॉपिक लगा लेंगे। ज्यादा बेस्ट तभी रहेगा जब आप लोग पूरी शिद्दत के साथ सीखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरी मेहनत के साथ सिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलो मजे लेते हुए पूरी शिद्दत के साथ सीखते हैं। बस भाई साहब, कॉपी पेन हाथ में उठा लो आप लोग और बैठ जाओ कॉपी पेन हाथ में लेकर। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। चैप्टर होगा तुम्हारा मानव नेत्र व इंद्रधनुष, जो तुम्हारा चैप्टर था उसी से हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर 2 है। फिजिक्स का चैप्टर 2 है। ठीक है, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री टोटल कराऊंगा यहाँ पर तुम्हारे 7 दिन 6 दिन के अंदर सब कुछ करा दूंगा। ठीक है, ये है तुम्हारा मानव नेत्र वाला। अब इसमें आप क्या करेंगे, फटाफट से आप टॉपिक भी मानव नेत्र लगा लेंगे। क्या टॉपिक लगा लेंगे? मानव नेत्र। मानव नेत्र टॉपिक लगा लें। हम लोग पूरी शिद्दत के साथ सीखने वाले हैं मानव नेत्र को। ठीक है, सच बता रहा हूं, आज इन आंखों के लिए आंखों में आंखें डालकर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलो ध्यान दें आप लोग। मानव नेत्र होता क्या है, किस प्रकार से आप लोग इसे कर सकते हो, किस प्रकार से इसकी गतिविधियों को आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले अगर आप किसी के पास में बैठे हुए हैं तो आप एक दूसरे की आंखों को देखें, और आंखों को देखने के बाद में क्या होगा, आपके लिए एक श्वेत अपारदर्शी झिल्ली या पर्दा नजर आएगा आपके लिए। देखो आप लोग फटाफट से देखो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आप लोग सब देखें, सफेद सफेद एक पर्दा नजर आ रहा होगा आपके लिए सबसे ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। तो ध्यान रखना, मैंने मानव नेत्र की संरचना का एक हल्का फुल्का सा चित्र बना रखा है, लेकिन आप लोग क्या करना, एग्जाम में आपके पास प्रकार होगी। ठीक है, आप नोट रखना, इस प्रकार से ये छोड़ना थोड़ा सा और ये बना देना। ठीक है, इस प्रकार से इधर बना देना, फिर थोड़ा सा बड़ा करना उसे, फिर बना देना। ठीक है, और फिर यहाँ पर इस प्रकार से आप सही कर देना। ये बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, मैंने तो केवल हाथ से बनाया है, तो हो सकता है चित्र आपके लिए इतना लाजमी ना हो, लेकिन मेरा मानना है मैंने जैसा बनाया है पूरी शिद्दत के साथ बनाया है। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग सीखने का प्रयास करें। देखो ये मैंने बना दिया क्या, मानव नेत्र की संरचना। ठीक है, अब सुनो आप लोग, मैंने आपसे क्या कहा, पहले आप लोग पूरा सीख लेंगे, उसके बाद में लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि हमारी आंख के ऊपर सबसे ऊपर क्या होता है, एक श्वेत अपारदर्शी पर्दा होता है, जिसे हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। ध्यान रखना, ये जो पर्दा होता है, ये जो सबसे ऊपर ये झिल्ली होती है, इसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल याद रहेगा। हाँ सर, बिल्कुल याद रहेगा, अच्छी बात है। चलो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आप लोग ध्यान रखना, मानव नेत्र का जो अगला भाग उभरा हुआ होता है, आपको दिख रहा होगा, आंखें जो क्या होती है हमारी उठी हुई होती है ना, उठी होती है। ये भाग कैसा होता है, हमारा उभरा हुआ होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। ये बात आप लोग ध्यान रखना। बहुत गर्मी हो रही भाई साहब, फिर भी आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। अब ध्यान दें आप लोग, मानव नेत्र में जो प्रकाश होता है वो कॉर्निया से ही होकर प्रवेश करता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मानव नेत्र में जो प्रकाश होता है वो कहां से प्रवेश करता है, कॉर्निया से ही होकर प्रवेश करता है। ठीक है, अगले लाइन पे आते हैं लोग। अगली लाइन क्या होने वाली है हमारी, अब आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा, हमारा क्या हो गया, सबसे ऊपर जो एक पर्दा होता है उसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। हाँ सर, क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। चलो, मानव नेत्र का अगला भाग कैसा होता है, उभरा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। सर बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे देखते हैं कि सर ने बताया था कि प्रकाश जो होता है नेत्र के अंदर कहां से होकर प्रवेश करता है, सर ने कहा था कॉर्निया से होकर ही प्रकाश मानव नेत्र में प्रवेश करता है। चलो अच्छी बात है। अब क्या आ रहा है इसके आगे, सुनो, इसके पीछे एक अन्य पर्दा होता है, इसके पीछे एक अन्य पर्दा होता है। आपको मैं अपनी आंख दिखाऊं, आप लोग किसी के पास बैठो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, देखो इसके पीछे क्या होता है, एक अन्य पर्दा होता है, किसके पीछे, कॉर्निया के पीछे, जिसे हम क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, देखो रंगीन पर्दा दिख रहा है तुम्हारा, काला काला दिख रहा है ना, एक रंगीन पर्दा दिख रहा है काला काला गोल सा है ना, उसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस। ध्यान रखना, इसके पीछे एक अन्य पर्दा होता है, या बोल सकते हैं इसके पीछे एक अन्य रंगीन अपारदर्शी पर्दा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कॉर्निया के पीछे एक अन्य रंगीन
अपारदर्शी पर्दा होता है, पारदर्शी बोल सकते हैं, ठीक है, पारदर्शी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इस कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी रंगीन पर्दा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। आपको सबको दिख रहा होगा कि कैसा है, काला काला है, ठीक है। हाँ चलो मान गए सर जी, दिख रहा है। चलो अब क्या होता है, अब आपने देखा होगा, आंखों में आंखें डालकर देखो, अगर किसी के पास बैठे हुए हो थोड़े अच्छे तरीके से, क्या इस आइरिस में जो काला काला पर्दा दिख रहा है तुम्हें, इसके बीच में कोई छिद्र सा है? जल्दी से देखो, बिल्कुल सर है, ठीक है। इस आइरिस के बीच में क्या होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है। क्या होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम लोग पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। आप लोग ध्यान देंगे, क्या कहते हैं उसे हम, पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। किसके बीच में होता है, बीच में, बिल्कुल ठीक है। आप ये मत समझना, यहाँ से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसके पीछे जो पर्दा होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसके पीछे जो पर्दा होता है उसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं, ठीक है। वो कैसा होता है, रंगीन और अपारदर्शी होता है। लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है, सर वो रंगीन और अपारदर्शी होता है, उसके बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। बिल्कुल याद रहेगा, हाँ सर बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। अब क्या है, आप लोग थोड़ा सा और समझें। इस नेत्र तारा की या इस पुतली की एक विशेषता होती है कि ये अधिक प्रकाश आने पर तो सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश आने पर फैल जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नेत्र के लेंस तक पर्याप्त मात्रा में ही प्रकाश को पहुंचने देती है। जितनी आवश्यकता होती है उतने ही प्रकाश को पहुंचने देती है, ठीक है। अभी आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, पहले समझ लें एक बार। मैं पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि नेत्र बनता कैसे है, नेत्र बनता कैसे। मैंने आपको क्या बताया, हमारी आंख के ऊपर एक श्वेत अपारदर्शी पर्दा होता है। आप खुद देखें, सफेद सफेद मतलब श्वेत कलर का है थोड़ा सा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। आपने कहा हाँ सर जी मान गए। हमारी आंख कैसी है, उभरी हुई है, ऊपर के लिए कैसी है, उभरी हुई है, ठीक है। आप लोग खुद देखें कैसी उभरी हुई है। जब हमारा नेत्र ऊपर को उभरा हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। और जो मानव नेत्र में प्रकाश होता है वो इसी से होकर प्रवेश करता है। किससे होकर, कॉर्निया से ही होकर प्रवेश करता है। चलो सबने बता दिया, अच्छी बात है, ठीक है। इसके पीछे एक रंगीन अपारदर्शी पर्दा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। आपको खुद दिख रहा होगा काला काला एक गोल सा है, उसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। अब इस आइरिस में एक छोटा सा छिद्र होता है। आप लोग देखें, मेरी आंखों में देखो, अपनी आंखों में देखो ज्यादा बेस्ट, ठीक है। क्या होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है। जब इसमें छोटा सा एक छिद्र होता है तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, उस छिद्र को हम क्या कहते हैं, पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। सर ने ये भी बताया था कि इस नेत्र तारा की विशेषता होती है। आप लोग इस प्रकार से पेपर में लिखेंगे, याद करेंगे सर ने क्या क्या बताया था। तो कहेंगे सर ने ये बताया था कि नेत्र तारा या पुतली की एक विशेषता होती है कि अधिक प्रकाश आने पर तो सिकुड़ जाती है तथा कम प्रकाश आने पर फैल जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नेत्र लेंस तक पर्याप्त मात्रा में ही प्रकाश को पहुंचने देती है, ठीक है। अभी लिखना कुछ नहीं, मैं सब लिखवाऊंगा, मैं सब लिखवाऊंगा, ठीक है। आप टेंशन ना लें कभी, ठीक है। इतना तैयार हो गया, इतना तैयार हो गया, चलो अच्छी बात है। अब हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं, ध्यान दो। इस दृढ़ पटल के नीचे एक अन्य काले रंग की झिल्ली होती है। ध्यान रखना, इस दृढ़ पटल के नीचे एक अन्य काले रंग की झिल्ली होती है जो प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करती है, ठीक है। किसको, प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करती है, जिसे कोरोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोइड कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोइड कहते हैं। तथा इसके नीचे एक अन्य झिल्ली होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। इसके नीचे एक अन्य झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। और इस रेटिना का कार्य इतना होता है कि ये वस्तु के प्रतिबिंब को प्रकाश स्राव द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाती है, ठीक है। ध्यान रखना, इस रेटिना का कार्य ये होता है कि वस्तु के प्रतिबिंब को प्रकाश स्राव द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ध्यान रखना, वस्तु के प्रतिबिंब को प्रकाश स्राव द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाती है। हाँ सर बिल्कुल तैयार, चलो अच्छी बात है। जिस बिंदु से होकर ये प्रकाश सिराएं मस्तिष्क तक जाती हैं, जिस बिंदु से होकर ये प्रकाश सिराएं मस्तिष्क तक जाती हैं, उस बिंदु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे हम अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। ध्यान रखना, कौन सा बिंदु कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं, ठीक है सर, अच्छी बात है। चलो अच्छा, इसे हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। अब क्या होता है कि रेटिना के बीचों बीच एक हल्का पीला सा भाग होता है। रेटिना के बीचों बीच एक हल्का पीला सा भाग होता है जहां वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। ध्यान रखना, उसे हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं।
तो इस प्रकार से आपके सामने ये क्या बन गया, पूरा एक मानव नेत्र की संरचना बन गई। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका फटाफट से वीडियो को पॉज करके रोक कर आराम से क्या बना लें, इस चित्र को बना लें। इस चित्र को बनाने के बाद मैं लिखवाने वाला हूं, 1 सेकंड का समय ले रहा हूं, आप फटाफट से ये काम कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर सकते हैं। अब आप लिखना शुरू करें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो अब आप लिखना शुरू करें, बहुत स्पीड पे, बहुत अच्छे से। ठीक है, देखो हमारी आंख के ऊपर पूरा जो मैंने बताया था वही लिखवाऊंगा, एक भी वर्ड बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, देखो हमारी आंख के ऊपर एक श्वेत अपारदर्शी पर्दा होता है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, हो गया, ये लाइन लिख ली, अच्छी बात है। आगे लिखना शुरू करो। हमारी आंख का अगला भाग उभरा हुआ होता है, आंख का अगला भाग उभरा हुआ होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। लिखते रहना, आप रुकूंगा नहीं, ठीक है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। मानव नेत्र प्रकाश कॉर्निया से ही होकर प्रवेश करता है। मानव नेत्र प्रकाश कॉर्निया से ही होकर प्रवेश करता है। इस कॉर्निया के पीछे एक अन्य रंगीन अपारदर्शी पर्दा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। इस आइरिस के बीचों बीच एक छिद्र होता है, मैंने सब बताया आपके लिए कैसे क्या होता है, एक छिद्र होता है जिसे हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, हाँ सर बिल्कुल सही। चलो लिखते रहना, ठीक है, पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। इस पुतली या नेत्र तारा की विशेषता होती है कि यह अधिक प्रकाश आने पर सिकुड़ जाती है तथा कम प्रकाश आने पर फैल जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह नेत्र तक पर्याप्त मात्रा में ही प्रकाश को पहुंचने देती है। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा सर। चलो ठीक है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब आप ध्यान देंगे, ठीक है, तथा इसके पीछे एक लेंस होता है। किसके पीछे, किसके पीछे, पुतली या नेत्र तारा के पीछे क्या होता है, एक लेंस होता है। ध्यान रखना, ये लेंस काय का बना हुआ होता है, ये मत कहना सर जी कांच का बना हुआ होता है। ठीक है, हाँ ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, ध्यान रखना क्या होता है, इसके पीछे एक लेंस होता है जिसके अगले सिरे की वक्रता त्रिज्या अधिक तथा पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या कम होती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, जिसके अगले भाग की वक्रता त्रिज्या अधिक और पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या कम होती है। बिल्कुल याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। इस लेंस की एक विशेषता होती है कि यह अपनी फोकस दूरी को बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, ये लाइन बहुत अच्छे से सजोकर लिखना कि इस लेंस की एक विशेषता होती है कि यह अपनी फोकस दूरी के लिए क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, अब नई लाइन से आ जाओ, बिल्कुल नई लाइन से। ठीक है, लिखो, दृढ़ पटल के नीचे, दृढ़ पटल के नीचे एक अन्य झिल्ली होती है जो प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करती है। दृढ़ पटल के नीचे एक अन्य झिल्ली होती है जो प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करती है, जिसे कोरोइड कहते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तथा इसके नीचे एक अन्य झिल्ली रेटिना होती है, तथा इसके नीचे एक अन्य झिल्ली होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। ध्यान रखना क्या है, ये रेटिना है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। इसका कार्य इतना होता है कि यह वस्तु के प्रतिबिंब को प्रकाश स्राव के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ठीक है, रेटिना का कार्य क्या होता है, वस्तु के प्रतिबिंब को प्रकाश स्राव के माध्यम से कहां तक पहुंचाता है, ये कहां तक पहुंचाता है, मस्तिष्क तक पहुंचाता है। नई लाइन पर आ जाए। जिस बिंदु से होकर प्रकाश स्राएं मस्तिष्क तक जाती हैं उस बिंदु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम अंध बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, कौन सा बिंदु कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। अगली लाइन लिखना शुरू करें। अगली लाइन क्या होगी, तथा रेटिना के बीचों बीच एक हल्का पीला भाग होता है जहां वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। तो इस प्रकार से तुम्हारा मानव नेत्र की संरचना की थ्योरी व चित्र पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब एक बार आप लोग फटाफट से इसका एनालिसिस कर लें, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, मैं बढ़ रहा हूं अगले टॉपिक की ओर, मुझे पूरा चैप्टर फिनिश कराना है। ठीक है, मैं अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहा हूं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलो अब आप लोग अगला टॉपिक डाल लेंगे, नेत्र की समंजन क्षमता। क्या डाल लेंगे, नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता, समंजन क्षमता।
पूरा चैप्टर है, ध्यान रखना ये, ठीक है, पूरा चैप्टर करा दूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, गर्दा काट देंगे भाई साहब। इस बार पेपर में सच बता रहे हैं, बहुत ही नंबर आएंगे, पेपर नाउन डांस करेगा तुम्हारे सामने। क्या है तुम्हारा? नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। अब नेत्र लेंस की समंजन क्षमता आप लोग समझें। देखो, आप लोग एक बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो, कहाँ रखी हो? अनंत पर, और अनंत से अगर कोई प्रकाश किरणें चलकर आती हैं तो वो कैसी आती हैं? समांतर आती है। बिल्कुल कैसी आती हैं? समांतर। आपने सीखा होगा, ठीक है, आपने सीखा होगा कैसी आती हैं? बिल्कुल समांतर आती हैं चलकर। आप लोग हाँ सर हम जानते हैं कि अनंत से जब कोई प्रकाश किरण आती हैं कैसी आती हैं? समांतर आती हैं। चलो, जब हमारा नेत्र आपको लिखना नहीं, सीखना है पहले। जब हमारा नेत्र अनंत पर रखी हुई किसी वस्तु को देखता है तो उस वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश किरणें जब हमारे नेत्र में प्रवेश करती हैं तो वह वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है, और उस समय हमारे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, सीधी सीधी समझो आप लोग। जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है और वह वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है, ठीक है। अभी लिखना नहीं, समझना है केवल। अब क्या होता है आप समझें। जब कोई वस्तु पास में रखी है और पास में रखी हुई वस्तु के लिए हमारा नेत्र देखता है। अब जब पास में रखी हुई वस्तु के लिए हमारा नेत्र देख रहा होता है तो उस समय हमारे नेत्र लेंस की फोकस दूरी कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। ये बात ध्यान रखना, आप समझे बात के लिए। जब वस्तु दूर रखी है तब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कैसी है? अधिक है, और जब वस्तु पास रखी है तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कैसी है? कम है। कहने का मतलब नेत्र लेंस क्या कर रहा है? अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर रहा है। लेंस की इसी क्षमता के लिए हम क्या कहते हैं? मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कहने का मतलब जब हमारा लेंस फोकस दूरी को परिवर्तित करता है, क्या करता है? परिवर्तित करता है, फोकस दूरी को कम अथवा अधिक करता है, तो उसकी इसी क्षमता के लिए नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। अब मैं आपको लिखवाने वाला हूं, अब आप लिखना शुरू करें स्पीड पर, ठीक है। चलो लिखो फटाफट से। देखो, जब अनंत पर रखी हुई किसी वस्तु के लिए नेत्र देखता है तब अनंत से चलकर आने वाली प्रकाश किरणें नेत्र लेंस में प्रवेश करती हैं, तब वह वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। इस स्थिति में नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। नई लाइन पर आ जाएं। और जब पास में रखी हुई वस्तु को, अर्थात स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हुई वस्तु को नेत्र द्वारा देखा जाता है, तब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होती है। आपको लिख सकते हैं, तब उस समय नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होती है, ठीक है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होती है। अतः नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी कम व अधिक करने की क्षमता को ही नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। बहुत प्यारी सी लाइनें हैं, आप लोग खुद भी तैयार कर सकते हैं। फिजिक्स एक वो कॉन्सेप्ट है जो याद नहीं किया जाता है, केवल समझा जाता है। याद कभी नहीं किया जाता है, केवल समझा जाता है। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितना अभ्यास करोगे उतना ही तुम्हें आएगा, अगर आप उसे छोड़ोगे तो बहुत दूर चला जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप समझें कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल समझा जाता है, कभी याद नहीं किया जाता। मैंने आपको समझाकर दिखा दिया, जब अनंत पर वस्तु रखी है तब क्या होगा? वहां से प्रकाश किरणें समांतर आएंगी। जब पास में रखी हुई है वस्तु तो प्रकाश किरणें हमारे नेत्र लेंस पर जाएंगी, लेकिन क्या होगा? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल तैयार रहेगा। कोई अगर पूछ ले चलते फिरते कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या होती है, तो आप एक लाइन में भी उसे जवाब दे सकते हैं कि लेंस की बाह्य क्षमता जिस कारण लेंस अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर सकता है, क्या कहलाती है? समंजन क्षमता कहलाती है, ठीक है। कर सकते हैं आप लोग बहुत अच्छे से। दूसरी परिभाषा भी आप देना चाहें तो ऐसे दे सकते हैं
कि जब हमारा नेत्र लेंस दूर रखी वस्तु को देखता है तब उसकी फोकस दूरी अधिक होती है, तथा पास रखी हुई वस्तु को देखता है तब उसकी फोकस दूरी कम होती है। अतः नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी कम व अधिक करने की क्षमता को ही नेत्र लेंस की समझने की क्षमता कहते हैं। आपको हर चीज का सॉल्यूशन दे दूंगा मैं, बस आप लोग पूरी शिद्दत के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, अब आप समझिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, बहुत मजा आएगा। क्या होगा, नेत्र लेंस की समझने क्षमता हो गई। हाँ सर बिल्कुल होगी। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, आपको हो सकता है ये टॉपिक ना आए, हो सकता है ये टॉपिक ना आए, लेकिन 99% ये देखा जाता है कि टॉपिक आपको क्या मिलते हैं, दृष्टि दोष मिल जाते हैं। टॉपिक कौन सा टॉपिक मिल जाता है, दृष्टि दोष। ठीक है, तो आप लोग टॉपिक लगा लें दृष्टि दोष। टॉपिक क्या लगा लें, दृष्टि दोष। ठीक है, देखो जब आप लोग इंटर में आ जाओगे, 11वें 12वें में आ जाओगे, तब आप लोगों के लिए कितने प्रकार के दोष पढ़ने को मिलेंगे, 5 प्रकार के। ठीक है, सॉरी, कितने प्रकार दोस्त मिलेंगे, कितने प्रकार दोस्त होंगे, 5 प्रकार। ठीक है, लेकिन यहां पर आप लोगों को मात्र 2 प्रकार के ही दोष पढ़ने को मिलेंगे। नंबर 1 कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, निकट दृष्टि दोष। कौन सा हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, आगे तुम्हारा हो जाएगा नंबर 2 हो जाएगा तुम्हारा दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग समझने की कोशिश करें। क्या हो जाएगा तुम्हारा, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझें। ठीक है, इसमें आप लोग क्या करें, थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझें, तब ज्यादा बेहतर मजा हमें आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से टॉपिक लगा लें दृष्टि दोष। लगा लिया टॉपिक। अब इसमें आप लोग क्या करें, थोड़ा सा समझें कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, आप इसमें नंबर 1 लगा लें पहले, निकट दृष्टि दोष। आपने दृष्टि दोष का टॉपिक लगा लिया होगा, उसके बाद आप लगा लें नंबर 1 निकट दृष्टि दोष। कौन सा टॉपिक लगा लें, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को अब मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। देखो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जैसा नाम है वैसा काम नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुओं को ये बेकार दिखा रहा होगा हमारा नेत्र, ऐसा कतई नहीं भाई, कतई नहीं। ठीक है, आप समझिए, जैसा नाम है वैसा काम नहीं है। सुनो, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र को, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ये बात आप ध्यान रखना, ये बात आप ध्यान रखना कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, याद रहेगा, हाँ सर बिल्कुल याद रहेगा। हो गया तुम्हारा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष नोट करके लिखना। क्या करके लिखना, नोट करके लिखना। नीचे फटाफट से आप नोट करके लिखें। लिखो, यह दोष 10 से 16 वर्ष की आयु तक के लोगों में पाया जाता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं कि 10 से 16 वर्ष की आयु तक पाया जाता है ये दोष नेत्र में। ठीक है, 10 से 16 वर्ष की आयु तक के लोगों में पाया जाता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप देखो भाई साहब कौन सी कैटेगरी में आप। ठीक है, देखो 10 से 16 तक हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, नोट में हो गया। अब क्या आता है, इसका कारण भी पूछता है, निवारण भी पूछता है। इसका कारण, अब टॉपिक लगा लो इसका कारण। क्या लगा लो, कारण, कि इसका कारण क्या होता है, किस कारण से यह दोष हमारे नेत्र में पाया जाता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है, यह पूछना चाह रहा है। कौन पूछना चाह रहा है, पेपर से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग इसका क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे, और कारण आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे मेरा मानना है। ठीक है, तो कारण में आप फटाफट से पहला कारण लिखें, पहला कारण लिखें जल्दी से। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में पहला कारण लिखें। टॉपिक लगा लिया आपने कारण, और पहला कारण लिखो। देखो पहला कारण इसका क्या होता है निकट दृष्टि दोष में, कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। ध्यान रखना, क्या हो जाता है, जिसको भी निकट दृष्टि दोष होता है उसके नेत्र में, तो उसकी फोकस दूरी कैसी हो जाती है, लेंस की कम हो जाती है। पहला कारण हो गया, ध्यान रखना, पहला कारण क्या हो जाएगा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। चलो अच्छी बात है। दूसरा कारण सुने, दूसरा कारण हो जाएगा इसका कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है। दूसरा कारण क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है। दोनों कारण आप लिख लेंगे। ठीक है, पहला कारण क्या है आपका, पहला कारण क्या है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा कारण क्या हो जाएगा आपका
कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है। ठीक है, दो ही याद रख लो काफी है। ठीक है, दो ही याद रख लो काफी है। अब लगा लो आप निवारण। अब टॉपिक क्या लगा लेंगे आप? निवारण। टॉपिक क्या होगा तुम्हारा? निवारण। क्या दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अब आप क्या लगा लेंगे? निवारण। ठीक है, निवारण में आपका क्या टॉपिक होगा, मतलब निवारण का क्या होगा, किस प्रकार से हम इसका निवारण करते हैं, ये बात ध्यान रखो। कौन सा दोष है हमारा? कौन सा दोष है हमारा? हमारा दोष है निकट दृष्टि दोष। कौन सा है? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो सुनो, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस के चश्मों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या लिखोगे? निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस के चश्मों का प्रयोग किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कौन से चश्मों का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसे हटा रहा हूं और आपके लिए थोड़ा सा इसे बनाकर दिखाऊं कि किस प्रकार से अवतल लेंस के चश्मों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो अब आप लोग ध्यान दें, थोड़ा सा मजा आएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, देखो, मान लो सपोज कल्पना कर लेते हैं कि ये क्या है? मानव नेत्र है। ठीक है, यहाँ लेंस लगा हुआ है, ये क्या लगा है? ये लेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये नेत्र है। ठीक है, अब सुनिए, ये क्या आ रही है? प्रकाश किरणें आ रही है। क्या आ रही है? ये प्रकाश किरणें आ रही है। ठीक है, ये लेंस है, ये क्या आ रही है? प्रकाश किरणें। ठीक है, प्रकाश किरणें आ रही है। अब सुनिए आप, अब क्या होता है जब फोकस दूरी कम हो जाती है और किसी व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष पाया जाता है। कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। समझ लेना आप लोग, भाई साहब जी कर देखो इसे। निकट दृष्टि दोष पाया जाता है तब क्या होता है समझ। क्योंकि जब निकट दृष्टि दोष पाया जाता है, वैसे अगर हमारा नेत्र स्वस्थ है बिल्कुल, तो प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पर बनना चाहिए। लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना से थोड़े निकट बन जाता है, रेटिना से थोड़े निकट बन जाता है। तो इसीलिए हम कौन सा दोष बोल देते हैं? निकट दृष्टि दोष बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं? इसका निवारण करते हैं। अब हम क्या करते हैं? इसका निवारण। ठीक है, निवारण करते हैं। ये सपोज कल्पना कर लो, ये हमारी क्या है? आंख है। ये क्या है? हमारी आंख है। आप कल्पना कर सकते हैं, मानने में कुछ नहीं जाता है। ठीक है, मानने में कुछ नहीं जाता है। अब क्या आ रही है? प्रकाश किरणें आ रही है। क्या आ रही है? प्रकाश किरणें आ रही है। हम यदि क्या लगा दें यहाँ, अभी बताया है अवतल लेंस लगा दें। क्या लगा दें? अवतल लेंस। ठीक है, क्या लगा दिया यहाँ पर? यदि हम यहाँ अवतल लेंस का प्रयोग कर दें, किसका प्रयोग कर दें? अवतल लेंस का प्रयोग कर दें, तो ये अवतल लेंस क्या करेगा? इन किरणों को इस प्रकार से मोड़ेगा कि जो प्रतिबिंब होगा वो बिल्कुल कहाँ बनेगा? जाके रेटिना पर बनेगा जाके, और हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी। क्या ये चित्र आपको नीचे वाला स्पष्ट रूप से दिख रहा है? बिल्कुल, आपके नेत्र में कोई दोष नहीं है, आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों चित्रों को बना लें निकट दृष्टि दोष के अंतर्गत। ध्यान रखना, जब दोष होगा तो इस प्रकार से दिखेगा आपके लिए, मतलब रेटिना पर नहीं बनेगा जाके प्रतिबिंब, और जब दोष समाप्त हो जाएगा उसका हम निवारण कर लेंगे, तब क्या होगा? तब इस प्रकार का चित्र हमें नजर आएगा। ठीक है, बिल्कुल आप बना सकते हैं, श्योर है, यानी समस्या कोई समस्या नहीं। तो ठीक है, चलो अब ध्यान दें। ऐसे हटा रहा हूं, अब मैं टॉपिक लगा रहा हूं दूर दृष्टि दोष। कौन सा टॉपिक लगा रहा हूं मैं? दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष टॉपिक आप लोग भी लगा लें फटाफट से, और उसके बाद हमारा नेत्र से संबंधित जितना भी कार्य है वो समाप्त हो जाएगा। अगर पेपर में आता है तो आप लोग पोस्टमार्टम कर देना। ठीक है, चलो टॉपिक लगा लें आप दूर दृष्टि दोष। कौन सा? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में जैसा नाम वैसा काम है ही नहीं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कि दूर दृष्टि दोष में क्या हो सकता है। थोड़ा सा समझो दूर दृष्टि दोष में क्या हो। सुनो, देखो थोड़ा सा प्रयास करना है इसे सीखने का। अगर आप लोग दूर दृष्टि दोष के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे तो आप ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, दूर दृष्टि दोष के बारे में आप थोड़ा सा सीखेंगे, ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखो, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ये बात ध्यान रखना।
मैंने क्या कहा, जैसा नाम है वैसा काम नहीं है, दूरदृष्टि दोष है, मतलब दूर का ही दोष है और दूर की ही वस्तु इसमें स्पष्ट दिखाई देती है। इसका कारण क्या होता है मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको सब बताऊंगा, ध्यान देना। एक बार आप लिख लें कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र को, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है। अब आप लगा लें इसका कारण। अब क्या लगा लें, कारण। इसका कारण क्या होता है, टॉपिक लगा लें आप, कारण। इसका कारण क्या होता है, कारण नंबर 1, कारण नंबर 1, कारण नंबर 1 क्या होगा, आप लोग ध्यान दें। कारण नंबर 1 ये होगा कि इसकी फोकस दूरी अधिक हो जाती है, ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है, कारण 1 हो गया। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है, कारण नंबर 2, कारण नंबर 2, कारण नंबर 2, वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, ठीक है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, ये हो गया कारण नंबर 2। फिजिक्स आप याद करोगे कभी याद नहीं होगी, समझोगे जिंदगी भर याद रहेगी, ठीक है। चलो ध्यान दो, क्या हो गया, कारण नंबर 2 हो जाएगा हमारा, कारण नंबर 2 हो जाएगा कि वक्रता त्रिज्या कैसी हो जाती है, कैसी हो जाती है, आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि सर जी वक्रता त्रिज्या इसकी कम हो जाती है, कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब लगा लो आप निवारण, क्या लगा लो, निवारण, निवारण। तो निवारण में आप लोग क्या लिखेंगे, निवारण लिखेंगे कि दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु, दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस के चश्मों का प्रयोग किया जाता है। कैसे चश्मों का, उत्तल लेंस के चश्मों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं किस प्रकार से क्या होता है। देखो, मान लो सपोज कल्पना करो ये क्या है, हमारा नेत्र है, क्या है, भाई साहब खतरनाक नेत्र बन गया, ठीक है। इस प्रकार से आप कल्पना करके देखें, ये नेत्र है, ठीक है, यहाँ मैं क्या लगा रहा हूँ, लेंस लगा रहा हूँ, मैंने क्या लगा दिया, लेंस लगा दिया, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग समझें, केवल ज़्यादा गौर ना करें कि सर चित्र कैसा बनाया है आपने, आप लोग समझें केवल। ये है रेटिना, स्पष्ट दिखने के लिए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पर, लेकिन ये रेटिना पर नहीं बनता है प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, और कहाँ बनता है, जाके रेटिना से दूर बनता है जाके, इसीलिए हम क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं, दूरदृष्टि दोष कह देते हैं। देखो प्रतिबिंब कहाँ बनाया जाके, रेटिना से दूर बनाया जाके, आगे, ठीक है। अब हम निवारण हेतु क्या करते हैं, उत्तल लेंस के चश्मे लगा देते हैं, ठीक है, उत्तल लेंस के चश्मे लगा देते हैं। अब देखो क्या होगा, जब हम इसमें उत्तल लेंस का चश्मा लगा देंगे तो ये हमारा क्या है, इस प्रकार से ध्यान दें, इसमें कौन सा लेंस लगा रहा हूँ, कौन सा चश्मा लगा रहा हूँ, उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग कर रहा हूँ। किसका प्रयोग कर रहा हूँ, उत्तल लेंस के चश्मे का इसमें मैं प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग कर रहा हूँ तो ये क्या करेगा, ये प्रकाश किरणों को इस प्रकार से मोड़ेगा कि प्रतिबिंब बिल्कुल कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा जाकर, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम्हारा नेत्र से संबंधित सभी कार्य संपन्न हो जाता है। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ, ठीक है। मैं पूरी मेहनत के साथ आपको पूरा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ें, आप लोग श्योर हैं बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल श्योर हैं, आप आगे बढ़ें, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग कोशिश करें इसे नोट करने की। चलो तो अब आप लोग अगला टॉपिक लगा लेंगे, प्रिज्म। अगला टॉपिक क्या होगा तुम्हारा, प्रिज्म। और प्रिज्म को पूरी शिद्दत के साथ सीखना, क्योंकि इससे बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और सवाल भी बनता है, ठीक है। तो इससे आप लोग ध्यान दें, अगला टॉपिक लगा लेंगे आप प्रिज्म। और प्रिज्म के बारे में डेफिनेशन लिखना शुरू करें। मेरे पास और आपके पास भी इतना ज़्यादा समय नहीं है कि आप लोग समय खराब कर सकें, ठीक है। चलो फटाफट से प्रिज्म के बारे में समझें, प्रिज्म होता क्या। देखो क्या करते हैं, इसमें हम कोई दो पारदर्शी पृष्ठ लेते हैं, क्या लेते हैं, कोई दो पारदर्शी पृष्ठ लेते हैं। पारदर्शी मतलब जिसे हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कांच का टुकड़ा ले लिया। हम क्या करते हैं, कोई दो पारदर्शी पृष्ठ लेते हैं और पारदर्शी पृष्ठों के लिए किसी कोण पर इस प्रकार से झुकाकर लगा देते हैं, ठीक है। आपको समझें किस प्रकार से लगा दिया है, इस प्रकार से, इस प्रकार से हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। आप लोग पूरा समझने की कोशिश करें, किसी कोण पर हम इन्हें झुका देते हैं, ठीक है, किसी कोण पर हम इन्हें झुका देते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है वो आप समझें, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या हो सकती है वो आप समझें। परिभाषा लिखेंगे कि किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके दो पारदर्शी पृष्ठों के समान माध्यम को ही प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। आप लोग क्या लिखेंगे परिभाषा, किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर, मान लेते हैं कोई ना कोई तो कोण होगा, और प्रिज्म के कोण को हम वैसे भी ए कहते हैं ना,
किसी कोण पर झुके दो पारदर्शी पृष्ठों के समान माध्यम को ही प्रिज्म कहते हैं। एक बार और बोल रहा हूं, बस एक बार और बोल रहा हूं। किसी कोण पर झुके दो पारदर्शी पृष्ठों के समान माध्यम को ही प्रिज्म कहते हैं। भाई इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता, तो ये हो जाएगी प्रिज्म की परिभाषा कि प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, प्रिज्म होता है। अब आप लोग टॉपिक लगा लें, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। टॉपिक क्या लगाएंगे? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब समझे आप लोग प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे। देखो, सबसे पहले आप लोग इतना सीखेंगे इसमें कि हम इस पर क्या करेंगे, कोई श्वेत प्रकाश की किरण को आपतित करेंगे। क्या करेंगे? कोई श्वेत प्रकाश की किरण को आपतित करेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान दें। देखो, श्वेत प्रकाश तो जानते हैं आप, सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारा कैसा होता है? श्वेत प्रकाश होता है। सूर्य को आप देखते होंगे। ठीक है, तो ध्यान दें। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मार्कर थोड़ा बदल लो, और मैं क्या करूंगा, इस पर कोई अपवर्तन तो आप जानते होंगे, मैं पहले चैप्टर का अपवर्तन वगैरह सब करा चुका हूँ। अपवर्तन परावर्तन, ठीक है। हाँ, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब सुनो, इस पर क्या कर रहा हूं मैं, कोई श्वेत प्रकाश की किरण को आपतित करा रहा हूं। कोई श्वेत प्रकाश की किरण इस पर क्या करा दी मैंने? आपतित करा दी। ठीक है, कोई श्वेत प्रकाश की किरण मैंने इस पर आपतित करा दी। ये बात आप ध्यान रखना। अब देखो, जैसे ही प्रकाश किरण प्रिज्म में प्रवेश करती है, ये अपने आधार के समांतर चलती है। कैसी चलती है? आधार के समांतर। जैसे ही इसमें प्रवेश करेगी, आधार के समांतर चलेगी। कैसी चलेगी? आधार के बिल्कुल समांतर गई, है ना। जैसे ही इसने इसमें प्रवेश किया, आधार की कैसे गई? समांतर गई है, और ये इस प्रकार से निकलती हुई चली जाएगी। ठीक है, देखो मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, इस पृष्ठ के लिए हम एक अविलंब ले लेंगे। इस पृष्ठ के लिए हम क्या ले लेंगे? एक अविलंब ये ले लिया, और इस पृष्ठ के लिए भी हम क्या ले लेंगे? एक अविलंब ले लेंगे। ठीक है, एक मिनट रुकना भाई साहब, यहाँ पर क्या आ गया है खतरनाक, ये भाई साहब काट लेगी तो। हाँ भाई ध्यान दो, उसका तो काम तमाम कर दिया हमने। ठीक है, तो हमने क्या कहा आपसे, हमने क्या डाला है यहाँ पर? एक अविलंब डाला इस पृष्ठ के लिए। ठीक है, और एक अविलंब डाल रहे हैं इस पृष्ठ के लिए। आप ध्यान दें, एक अविलंब किस पृष्ठ के लिए डाल रहे हैं? इस पृष्ठ के लिए ये अविलंब डालते हैं हमने। ठीक है, अब एक बात बताओ, अभी ये प्रकाश किरण कहां से गई थी? वायु से गई थी, और ये क्या है हमारा? कांच, इनकी कांच वाले माध्यम में गई थी वायु से। तो यहाँ पर कौन सा माध्यम होगा हमारा? यहाँ पर कौन सा माध्यम होगा? विरल माध्यम, सब जानते हो आप लोग, ध्यान रखना। और ये कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम। कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने अविलंब की ओर झुकती है या दूर हट जाती है? आप लोग कहोगे सर, तो वह अपने अविलंब की ओर झुक जाती है। देखो, इसे जाना कैसे चाहिए था? इसे जाना कैसे चाहिए था? इस प्रकार से जाना चाहिए था, लेकिन ये अविलंब है तो अपने अविलंब की ओर झुककर निकल गई। ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ, अब ये प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है? अब ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। कौन सा है? सघन माध्यम है। अब कहां जाएगी ये? वायु में। अब बताओ, जब प्रकाश किरण सघन से वायु में जाएगी, यानी कि सघन से विरल में जाएगी, तो क्या करेगी? तो वह अपने अविलंब से दूर हट जाती है। देखो, ये अविलंब है, ये अविलंब है, ये जब इस प्रकार से निकलेगी तो इस पर झुक जाना, लेकिन ये अपने अविलंब से दूर भाग आई, अपने अविलंब से दूर भाग आई। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब जिसने ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है अच्छे से, उसे तो अच्छी बात है, और जिसने अपवर्तन वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है वो जाए चैनल पेज पर, वीडियो पड़ी हुई है प्रकाश के अपवर्तन की, धमाकेदार तरीके से देखे जाते। ठीक है, चलो ध्यान दो। मैंने आपको कितना बताया? मैंने आपको केवल इसमें इतना बताया, माना कि एक प्रिज्म जिसका कोण A है तथा अपवर्तनांक n है, जिस पर एक श्वेत प्रकाश की किरण को आपतित किया जाता है, जिस पर एक श्वेत प्रकाश की किरण को आपतित किया जाता है, तब वह प्रकाश किरण AC पृष्ठ से निकल जाती है। यानी कि इसे हम A बोल दें, इसे B बोल दें और इसे C बोल दो। ठीक है, तो वह प्रकाश किरण AC पृष्ठ से निकल जाती है। ठीक है, इस पर आपतित किया और वह AC पृष्ठ से निकलती हुई चली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, जब देखो इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। इस किरण को हम क्या कहते हैं?
आपतित किरण, और इसे हम कहते हैं निर्गत किरण। इसे हम क्या कहते हैं? निर्गत किरण। जब आपतित किरण को थोड़े आगे बढ़ाया जाता है तथा निर्गत किरण को थोड़ा पीछे बढ़ाया जाता है, तब ये बिंदु डी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। कहाँ काटती हैं? बिंदु डी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जहां हमें अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम की प्राप्ति होती है। जहां हमें अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम की प्राप्ति होती है। ऐसा बनाओगे डेल्टा एम आप लोग, ठीक है, इस प्रकार से, जहां हमें अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम की प्राप्ति होती है। यही थ्योरी लिखवाऊंगा, सब ध्यान रखना, ठीक है। किसकी प्राप्ति होती है? अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब सुनिए अब से सुनेंगे, ध्यान दें, देखो थोड़ा सा ध्यान देना। ये है अभिलंब, ये है आपतित किरण, समझ रहे ना बात को? ये है अभिलंब, ये है आपतित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कौन सा कोण बनता है? आप कहोगे सर आपतन कोण बनता है, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ हम क्या कह देंगे? ये इस वाले पृष्ठ की बात है, तो यहाँ हम कह देंगे इसे I1, और इस वाले पृष्ठ के लिए इसे क्या बोल देंगे? I2। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो अच्छी बात है, ठीक है। अब आप लोग इस चित्र के लिए बहुत अच्छे से बना लें। मैं इसकी थ्योरी लिखवा रहा हूँ, ठीक है। बस थ्योरी ही है इसमें, और कुछ भी नहीं है, केवल चित्र ही बनाकर बना आपके पेपर में, मजा आ जाएगा, ठीक है। फटाफट से आपको एक फार्मूला लिखना पड़ेगा। अल्पतम विचलन करके एक सूत्र होता है, आप जब इंटर में आओगे तब इस सूत्र को पूरा डिटेल में सॉल्व करके दिखाया जाता है, किस प्रकार से निकल के आता है। अपवर्तनांक का फार्मूला लिख देना ये, ठीक है। अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला होता है तुम्हारा साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2, ठीक है। और बटे में होता है साइन a बाई 2। ये तुम्हारा एक फार्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो फटाफट से इसे बनाने आप लोग, ठीक है, और इसकी थ्योरी लिखना शुरू करें, ठीक है। क्या लिखना शुरू करें? थ्योरी लिखना शुरू करें जल्दी से। देखो, माना कि एक प्रिज्म जिसका कोण a है, माना कि एक प्रिज्म जिसका कोण a है तथा जिसका अपवर्तनांक n है, तथा जिसका अपवर्तनांक n है, जब इस पर किसी श्वेत प्रकाश किरण को आपतित किया जाता है, जब इस पर किसी श्वेत प्रकाश किरण को आपतित किया जाता है, तो वह श्वेत प्रकाश की किरण इसके पृष्ठ AC से होकर निकल जाती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। चलो आगे सुनो। जब आपतित किरण को थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है तथा निर्गत किरण को थोड़ा पीछे बढ़ाया जाता है, तो यह बिंदु D पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। कहाँ प्रतिच्छेद करती हैं? बिंदु डी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जहां हमें अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम प्राप्त हो जाता है। जहां हमें अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम प्राप्त हो जाता है, तब इसका अपवर्तनांक लिख देना n बराबर साइन a प्लस के डेल्टा m बाई 2 साइन a बाई 2। जहां a क्या है? प्रिज्म का कोण है, डेल्टा m क्या है? अल्पतम विचलन कोण है, n क्या है हमारा? n क्या है हमारा? प्रिज्म का अपवर्तनांक, ठीक है। बिल्कुल आप लोग नोट कर सकते हैं। मजा आ गया? मैंने पूरी शिद्दत से सिखाया, आप लोगों को भरोसा है पूरा हो गया होगा, ठीक है। लेकिन प्रिज्म की परिभाषा जरूर याद रखना कि जब किन्हीं दो पारदर्शी पृष्ठों के लिए किसी कोण पर लगा दिया जाता है, तो उसके समान माध्यम को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, किसी कोण पर झुके दो पारदर्शी पृष्ठों के समान माध्यम को, किसी कोण पर झुके दो पारदर्शी पृष्ठों के समान माध्यम को ही प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर फटाफट से। अब आप लोग लगाएंगे अगला टॉपिक। कौन सा लगाएंगे? अगला टॉपिक। अब आप डाल लें अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक हमारा क्या है? प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ग विक्षेपण, ठीक है। अगला टॉपिक क्या होगा? प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ग विक्षेपण, ठीक है। हम लोग अगले टॉपिक को पूरी शिद्दत के साथ सीखेंगे, और इस चैप्टर का ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। कैसा है? बिल्कुल लास्ट टॉपिक, मजा आ जाएगा। पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। अब आपको बहुत ही जल्दी में अगले चैप्टर 3 जो 4 हैं वो सब करा दूंगा, ठीक है। पेपर तक आपका पूरा भाई साहब कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ठीक है, सभी बच्चों को। तो ध्यान दो, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ग विक्षेपण। देखो सुनो, क्या है तुम्हारा, क्या नहीं है। अब आप लोग क्या समझेंगे कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ग विक्षेपण, यानी कि जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश को डाला जाता होगा, तब हमें कोई ऐसी घटना प्राप्त होती होगी जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ग विक्षेपण की घटना कहते हैं। समझे आप लोग कि जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश को डाला जाता होगा, तब हमें जो भी घटना प्राप्त होती होगी उसे हम क्या कहते होंगे? वर्ग विक्षेपण कहते होंगे, ठीक है। तो समझे आप थोड़ा सा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण को आपतित करा रहा हूं, ठीक है। कोई श्वेत प्रकाश किरण को आपतित करा रहा हूं। यहाँ से आप लोग एक काम करें, मार्कर बदल लूं,
यहां से क्या करा रहे हैं, श्वेत प्रकाश किरण को आपतित करा रहे हैं। क्या कराया मैंने, श्वेत प्रकाश किरण को आपतित कराया। जैसे ही मैंने प्रिज्म के किसी भी एक पृष्ठ पर करा दो, चाहे इस पर चाहे इस पर, जब प्रिज्म के किसी एक पृष्ठ पर श्वेत प्रकाश किरण को आपतित कराया जाता है तब इस श्वेत प्रकाश किरण में उपस्थित सभी रंग अलग अलग विचलित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, अलग अलग विचलित हो जाते हैं। इसमें जितने भी रंग होते हैं वो सभी अलग अलग विचलित हो जाते हैं। देखो इस प्रकार से विचलित होते हैं, ठीक है। इसमें जितने भी रंग होंगे वो सभी अलग अलग विचलित हो जाएंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से सभी विचलित हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग, सभी रंग कैसे हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, यानी कि जितने भी रंग होते हैं इसमें वो सभी विचलित हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं श्वेत प्रकाश किरण। क्या, श्वेत प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, ठीक है, किरण। ध्यान रखना। और ये जितने भी रंग विचलित होते हैं, जितने भी रंग हमें प्राप्त होते हैं, मतलब विचलन के बाद में उन्हें हम क्या करते हैं, किसी एक पर्दे पर प्राप्त कर लेते हैं। उस पर्दे से हमें मालूम पड़ जाता है कि ये कितने प्रकार के रंग हमें प्राप्त यहाँ पर हो रहे हैं। ये बात ध्यान रखना भाई, बहुत गर्मी लग रही है, ये समझ लो बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है। आप लोग भी हमारी मेहनत का थोड़ा सा समझें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों को भेजकर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, यहाँ पर एक कितने रंगों में विभाजित हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 रंगों में विभाजित हो गया। पहला रंग कौन सा होता है हमारा, वायलेट कलर, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा होता है इंडिगो कलर, ठीक है। तीसरा होता है ब्लू कलर। चौथा होता है ग्रीन कलर, ठीक है। पांचवा होता है येलो कलर, ठीक है। और उसके बाद होता है हमारा ऑरेंज कलर, उसके बाद होता है रेड कलर, ठीक है। कौन सा होता है, रेड कलर। इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखना कि जब आप लोग इसमें पहले सुने थ्योरी क्या होगी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के बारे विक्षेपण में, कि जब प्रिज्म के किसी एक पृष्ठ पर श्वेत प्रकाश किरण को आपतित किया जाता है तब उस किरण में उपस्थित सभी रंग अलग अलग विचलित हो जाते हैं। देखो इसे जाना कैसे चाहिए था, इस किरण जब जा रही थी तो इसे इस प्रकार से चला जाना चाहिए था जब जा रही थी, लेकिन ये नहीं गई। ये जैसे ही इस पर टकराई, इसमें जितने भी उपस्थित रंग थे वो सभी अलग अलग विचलित हो गए, वो सभी अलग अलग विचलित हो गए। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कौन कौन से भागों में विभाजित हुए, सबसे पहले बैंगनी, फिर कौन सा है जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर ऑरेंज, फिर लाल कलर है हमारा, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान रखना। इसे आप नारंगी भी बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं आप, नारंगी भी बोल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि कौन सी घटना थी और मैंने किस प्रकार से इसे पूरा दर्शा दिया आपके सामने। आप लोगों को बखूबी ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये हमारा पर्दा लगा हुआ है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आप इस चित्र को बना लें और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब किसी प्रिज्म की किसी एक पृष्ठ पर श्वेत प्रकाश किरण को आपतित किया जाता है तो उस किरण में उपस्थित सभी रंग अलग अलग विचलित हो जाते हैं, जिसे हम एक पर्दे पर प्राप्त कर लेते हैं। इन सभी रंगों को बिबग्योर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखो नीचे से पढ़ोगे बिबग्योर, है ना, किस नाम से, बिबग्योर के नाम से जाना जाता है। नोट में लिख लेना, सबसे अधिक विचलन बैंगनी कलर का होता है तथा सबसे कम विचलन रेड कलर का होता है ना। यानी देखो लाल वाली किरण जो है सबसे कम विचलित हुई है। इसे जाना कैसे चाहिए था, ऐसे, लेकिन ये सबसे कम विचलित हुई है। और सबसे ज्यादा कौन सी विचलित हुई है, सबसे ज्यादा कौन सी विचलित हुई है, बैंगनी। कौन सी विचलित हुई सबसे ज्यादा, बैंगनी, ठीक है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा विचलित कौन सी हुई है, बैंगनी। सबसे कम विचलित कौन सी हुई है, रेड, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। मेरा भरोसा है आपको पूरे तरीके से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भाई साहब एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें कि सर हमें वीडियो अच्छी लगी, आप और भी वीडियो दें, जिससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन प्राप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।